3-4 दिनों से लगातार ईरान और इजराइल के युद्ध की खबरें छाई हुई है। इसी बीच कुछ ऐसी खबरें भी छन छन के आ रही है जिससे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ गहरे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि लगातार अमेरिका के बदसलूकी वाले बयान के बावजूद भारत सरकार की क्या मजबूरी है, हमारे विदेश मंत्रालय की क्या मजबूरी है कि वो मुंह भी नहीं खोल रहे हैं। आज तो हद ही हो गई। पहले अमेरिका ने कहा कि आपको रूस से तेल नहीं खरीदना है और हम मान गए। हमारी पेट्रोलियम कंपनी ने बिल्कुल तेल खरीदना बंद कर दिया। अब जब ईरान और इजराइल से युद्ध शुरू है और जो हार्मुज स्ट्रीट है जहां से तेल के टैंकर आते हैं एशिया की तरफ या खाड़ी देशों से आते हैं या यूरोप जाते हैं, उस पर अब ईरान का कंट्रोल है। और ईरान कह रहा है कि चीन के अलावा किसी को परमिशन नहीं है उस रास्ते से गुजरने की। और होर्मुज स्ट्रीट पर पूरी तरह से चीन का कब्जा है। वो 35 किलोमीटर का जो लंबा समुद्री रास्ता है, 20% ऑयल टैंकर वहीं से गुजरते हैं। वो सस्ता पड़ता है, कम दूरी वाला है। लेकिन सोचिए कि ईरान ने कहा कि चीन के अलावा कोई नहीं गुजर सकता है। कई तेल टैंकरों को उसने मिसाइल दाग दिए। उसके बाद दुनिया भर में तेल को लेकर हाहाकार मच गया। अब सोचिए, ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि हमने भारत को कहा है कि आप 30 दिन तक तेल खरीद सकते हैं रूस से। एक संप्रभुता संपन्न देश भारत, जो अपने आंतरिक और बाहरी दोनों फैसले ले सकता है, उसको अमेरिका चला रहा है। वो अमेरिका जो ईरान से पार नहीं पा रहा है, जिसके सैनिक अड्डों को खाड़ी देशों में ईरान ने पैर उखाड़ दिए, जिसके 3-3, 4-4 फाइटर प्लेन कुवैत में मार गिराए हैं, वो अमेरिका अभी भी हमें डिक्टेट कर रहा है। उस पर भी एक और बात बता रहा हूं। एक कोई अमेरिका का आया है भारत में और वहां वो भारत के मंच से कह रहा है, नकवी साहब जो सीनियर पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया उसको। वो कह रहा है कि हम एक बार गलती कर चुके हैं। चीन को हमने खुले बाजार की अनुमति दे दी और चीन छा गया, हम पीछे रह गए। ये गलती हम नहीं करेंगे दोबारा और भारत को खुले बाजार की हम छूट नहीं दे सकते हैं। मतलब भारत हमसे सामान खरीदेगा, बेच नहीं सकता है। 50% टैरिफ आपको पता है। मैं सिर्फ मोदी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, आप सोचिएगा गंभीरता से। क्या हम लाचार हैं, बेबस एक देश के तौर पे? भारत की सेना का शौर्य और साहस किसी से छुपा है? सोचिए, एक अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, ये सनकी शख्स, पहले तो इसने दुनिया को खतरे में डाल रखा है। ये रोज आए दिन, अब तो ये परमाणु अटैक के धमकी दे रहा है। ये कह रहा है कि ईरान प्रमुख अपना हमारी परमिशन से चुनेगा। लोग ठीक जवाब दे रहे हैं कि तुम मेयर तो चुन नहीं पा रहे हो। न्यूयॉर्क का जो मेयर है ममदानी, वो इनके खिलाफ बन गया। तुम अपना मेयर चुन लो, तुम क्या ईरान के प्रमुख को चुनोगे? और ईरान वाले ठोस जवाब दे रहे हैं। खाड़ी देशों से इसके सारे सैनिक अड्डे को तबाह कर दिया है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ट्रंप से हम सहमत नहीं हैं। उसने पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल दिया है। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में मंदी छा जाएगी। स्पेन जैसा देश कह रहा है कि गो टू हेल, मतलब भाड़ में जाओ तुम, हम नहीं देंगे तुमको अपना सैनिक अड्डा। मैक्सिको, जब लोगों को हथकड़ी बांध के भेजा जा रहा था तो मैक्सिको ने अपनी रीढ़ दिखाई और ऐसी की तैसी कर दी अमेरिका की। और जो जहाज जिसमें लोग कैदी बना के भेजे गए थे मैक्सिकन लोगों को, उस जहाज को कहा कि तुम वापस लो, हम अपना जहाज भेजेंगे और अपने लोगों को सम्मान के साथ बुलाएंगे। ब्राजील, लैटिन अमेरिका के ब्राजील ने साफ साफ कहा कि हम नहीं ब्रिक्स से बाहर होंगे। उसके बावजूद भारत, जिसका ब्रिक्स में बहुत सम्मान है, ब्रिक्स क्या था? चीन, रसिया, ब्राजील और भारत और साउथ अफ्रीका, ये अपनी करेंसी लाने वाले थे। ये अमेरिका क्यों खाड़ी देशों पर कब्जा किए हुए था? क्योंकि पेट्रो का जो बिजनेस है, तेल का जो व्यापार है और गैस का, वो डॉलर में पेमेंट होता है। ईरान हमारा इतना अच्छा दोस्त था कि वो बिना डॉलर के भी हमें तेल देता था। नहीं पेमेंट मिलने पर भी वो हमें तेल देता था। चाबहार बंदरगाह दे दिया हमें। इतना ही नहीं, ईरान से हम सस्ता गैस लेते थे। अब जाकर भारत सरकार को सद्बुद्धि आई है और खामनेई की शहादत पर इन्होंने दुख जताया है और अपने राजनयिक को भेजा है। इससे पहले नितिन गडकरी भी गए थे।
आप समझिए इस बात को कि क्या एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पे देश के सत्ता में जो भी बैठा होता, आज हम उनसे सवाल पूछते, आज कोई भी हो, क्या भारत इतना कमजोर हो गया है? ऑपरेशन सिंदूर पर एक दो बार नहीं 50 बार ट्रंप ने कहा कि हमारे कहने पर सीज फायर हुआ। ट्रंप ने यहां तक एक दिन बोल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल कैरियर हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ऐसा क्या है भाई, कौन सा नस दबा है? प्रधानमंत्री जी बोलिए, सवाल करिए, पूछिए इनसे। ईरान नहीं डर रहा अमेरिका से, आपकी क्या मजबूरी है भाई? सोचिए वो अमेरिका का आदमी किस तरह से भारत को लगातार अपमानित कर रहा है और हम चुप हैं। एक बार तो उसने कह दिया कि ट्रंप ने, कि भारत के प्रधानमंत्री ने हमें फोन किया था। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ट्रंप ने कहा है सारी बातें। अरे आप एक बार जवाब तो दीजिए उसको, कहिए तो कि ये झूठ बोल रहा है, ट्रंप की क्रेडिबिलिटी खतरे में है, उसको कोई भरोसा कर रहा है क्या? आप फिर भी नहीं बोल रहे हैं। सोचिए ईरान ट्रंप से नहीं डरा। हमने जो ट्रेड डील किया है उसमें हमको सिर्फ निर्यात करना, आयात करना है। हम अपना सामान बेच नहीं सकते, हमको सिर्फ लाना है, उसके बाद भी टैरिफ नहीं हटा है। और ये सब सवाल पूछ दीजिए तो भक्तों को मिर्ची लग जाती है। एक दूसरी बात बता रहा हूं, आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है। सोचिए जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। जब टीना डाबी ने टॉप किया था तो उनको आरक्षण वाली बताया गया था। आज ब्राह्मण समाज के युवा ने टॉप किया, हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन सोचिए लोग इसको ब्राह्मण डीएनए से जोड़ रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, यूपीएससी में हर साल 100 सीटों की घालमेल होता है। इस बार भी वो खेल चल रहा है। मैं बता रहा हूं, यूपीएससी में इस बार जो रिजल्ट आया है, 1087 लोगों की फाइनल लिस्ट बनी थी, 958 अफसरों की बनी, 129 अफसर गोपनीय रखे गए हैं, जिसमें से 129 रिजर्व सीट और 129 जो है जनरल कैटेगरी का है। अब बताइए इसमें से किसका रिजल्ट आ जाएगा, कोई नहीं जानता है। मैंने सिर्फ, सोचिए अगर आरक्षण नहीं होता तो सोचिए क्या होता। जनरल के 317 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 104, मतलब सोचिए 421 जो है वो जनरल कैटेगरी के लोग चुने गए हैं, और ओबीसी के 306, एससी के 158 और एसटी के 73। मैं इस देश के तमाम ओबीसी समाज को कहना चाहता हूं कि अगर आपका रिजर्वेशन नहीं होता तो 306 भी ये कैंडिडेट आपके पास नहीं होते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में बहुजन समाज को रिजर्वेशन बचाना पड़ेगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई बचानी पड़ेगी, और आपके बच्चे यूपीएससी तक जाएं। इसके लिए जरूरी है कि वो पहले मैट्रिक पास करें, इंटर पास करे और ग्रेजुएशन करे। और आज वहीं पर काल मंडरा रहा है। अब आपके बच्चे ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। अब आपके बच्चे वहीं, उसी को लिए यूजीसी था कि रिजर्व सीट पर तो वो पहुंच पाए। अब मैं आपको बता रहा हूं, इस बार जो यूपीएससी बोर्ड के मेंबर हैं उनके नाम: डॉक्टर अजय कुमार, लेफ्टिनेंट राज शुक्ला, सुमन शर्मा, विद्युत बेहरी स्वयं, दिनेश दासा, श्री शील वर्धन सिंह, संजीव वर्मा, सुजाता चतुर्वेदी। उसके बाद और बता दूं, मिस्टर सुमन शर्मा। ये इस तरह से जो नाम है, इसमें एससी एसटी आप ढूंढते रह जाएंगे। मेरी तो कोशिश होती है कि आप लोगों को सही जानकारी दी जाए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो अनुराधा प्रसाद, सुजाता चतुर्वेदी, श्री संजय वर्मा, श्री शील वर्धन सिंह, ये यूपीएससी के मेंबर हैं। अब सोचिए आपको अगर एससी एसटी का रिजर्वेशन न होता तो ये भी न मिलता। इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है। इस देश में जितने संसाधन है, आबादी बहुत बड़ी है, अगर रिजर्वेशन न हो तो एससी एसटी ओबीसी के बच्चे आ ही नहीं पाएंगे। और जो लोग मेरिट की दुहाई देते हैं, आने दीजिए, रिटेन का नंबर अभी जारी होगा। सोचिए पहले यूपीएससी लिस्ट निकालती थी तो कैटेगरी भी बताती थी, इस बार कैटेगरी नहीं बताई जा रही है। पटना हाईकोर्ट में जजों की भर्ती हुई, कैटेगरी नहीं बताई गई एससी एसटी ओबीसी, क्योंकि आप सवाल पूछने लगते हैं। तो सवाल पूछना शुरू कीजिए। इस बार भी यूपीएससी में जो टॉप 20 के लिस्ट जारी हुई उसमें कैटेगरी नहीं आई है। शांत रहिए, 1-2 दिन में सारे रिटेन के नंबर भी आ जाएंगे और इंटरव्यू के नंबर भी आ जाएंगे। आपको बता दें कि यूपीएससी में एससी एसटी ओबीसी का इंटरव्यू जो है वो रैंडमली नहीं होता है, कैटेगरी वाइज इंटरव्यू होता है।
कई जानकार बताते हैं कि इसको रैंडमली करना चाहिए था, कैटेगरी वाइज करने की क्या जरूरत है। मेरी कोशिश होती है कि आपके सारे संवैधानिक अधिकारों की खबर हम बताते रहें। ये कोई न कांग्रेसी सवर्ण पत्रकार बताएंगे न बीजेपी वाली बताएंगे, ये तो बहुजन समाज के हक अधिकार की खबर, किसान अल्पसंख्यक समाज के हक अधिकार की खबर नेशनल दस्तक ही बताता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।